खबर झांसी से है, जहां शराबी पति से परेशान पत्नी ने मजबूर होकर अपने पति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। मामला बरुआ सागर थाना क्षेत्र के कस्बे का है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक के बेटे ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि शराब के नशे में धुत होने की वजह से मम्मी पापा जो हैं उनमें झगड़ा होता था और इसके बाद उसकी मम्मी ने एक कदम उठाया। यहाँ मारा साहब इधर से 4 बजे तो अभी शाम को सुबह अभी आपने इन्हें देखा, उसने आज जो है मृतक के बड़े भाई को बताया, जिसने जो है थाने में सूचना दी डायल 100 नंबर। इसकी पत्नी जो है शीला से पूछताछ करके इसका और डिटेल जानकारी की जाएगी और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई विधिक कार्रवाई की। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां जाने माने अर्थ बिल्डर के निदेशक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तारी की है। आरोप है कि निदेशक के बेटे आदित्य गोयल ने मुखौटा कंपनियों के जरिए बायर्स का पैसा ठिकाने लगा दिया। गिरफ्तार आदित्य गोयल पर आरोप है कि उसने निवेशकों के पैसे से गोवा में प्लॉट भी खरीदा है। नोएडा विवाद की मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की कोशिश सफल होगी या नहीं, ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थों की अयोध्या में पक्षकारों से बातचीत शुरू हो गई है। मध्यस्थ विभिन्न पक्षकारों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बातचीत को पूरी तरह से गोपनीय रखा भी जाएगा। तो हम अयोध्या विवाद की बात कर रहे हैं, जिसे सुलझाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की, यानी कि 3 लोगों की जिम्मेदारी जो है उन्हें दी कि वो मध्यस्थता करें। 8 हफ्ते का वक्त है और आज से इसकी शुरुआत भी हुई। कोशिश हो रही है कि बातचीत की जाए और इसे गोपनीय भी रखा जाए। कोर्ट ये चाहता है कि इसमें दोनों जीते, कोई हारे ना, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय होगा, चाहे कोई भी कोर्ट का निर्णय होता है, एक अगर जीतता है तो दूसरा हारता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्वच्छ हृदय से 3 मध्यस्थों को वो करके अब घोषणा कर दी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें पत्र भी आए हुए हैं वहाँ पे जाने के लिए और जाने का हमारा पूरा वो है। मानते भी हैं कि पैनल अपना काम करे। ये मसला जो है मसला 70 साल का है। आज तय होने के लिए हमारे यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, कोर्ट ने पैनल भी बनाया है। हम कोर्ट का भी इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं ये मसला तय हो और बहुत ही अमन और सुकून से तय हो। ना हिंदुओं में कोई बात हो, ना मुसलमानों में कोई ऐसी बात हो। हिंदू और मुसलमानों में दोनों में आपसी बात बनी रहे। उम्मीद के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को मीडिएशन के थ्रू हल करने की बात की है, तो इसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि एक बस हम इतना कहेंगे, जय श्री। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से अब हमें कहें कि एक कदम और आगे बढ़े हैं और ये संभावना कि अब कम से कम हल हो जाएगा, आज पहला दिन है, अब किस तरह से हमें कहें कि रिएक्शंस, अगर आपकी किसी से बात हुई हो, आ रहे हैं मध्यस्थता को लेकर? यकीन जीनत, एक लंबे समय से राम मंदिर को लेकर जो ये विवाद चल रहा था वो एक लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ये साफ किया कि अगर इस मामले का फैसला कोर्ट से होता है तो अमूमन जब किसी केस का निस्तारण कोर्ट से होता है तो एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे की हार। जिसकी हार होती है वो मायूस होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि किसी फैसले से कोई आहत हो, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के जरिए अंतिम मौका दिया था कि मध्यस्थता के जरिए इस मसले को हल करा लिया जाए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मध्यस्थता के लिए पैनल का गठन किया था। 30 सदस्यीय जो पैनल बनाया गया था वो अयोध्या पहुंचा है और यहां पर जो अयोध्या से मसले से जुड़े 15 पक्षकार से जुड़े 25 वकील और पक्षकार हैं, उनसे अब इस वक्त वार्ता की जा रही है। उस पैनल में की अध्यक्षता जस्टिस FM इब्राहिम कलीफुल्ला
रविशंकर और जो सुलह समझौता मामले के वरिष्ठ वकील हैं श्री राम पंचू, वो कर रहे हैं। वो इस वक्त पक्षकारों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जानना चाह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं इस मसले को लेकर, वो क्या सोचते हैं कि इस मसले का किस तरह से आपसी बातचीत के जरिए हल हो सकता है, इसकी वो बात सुन रहे हैं दोनों पक्षों की। और बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि इस मामले की पल पल की रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करेगा। ऐसे में जो बैठक होगी वो बंद कमरे में आयोजित की जाएगी और बंद कमरे में इसको लेकर, मध्यस्थता को लेकर, राम मंदिर मुद्दे पर आपसी सहमति बनाने के लिए क्या क्या कार्रवाई हुई और किसके बीच क्या बात हुई, ये बात मीडिया में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पक्षकारों को भी चेताया था और मीडिया से भी ये कहा था कि जो रिपोर्टिंग है जो इससे जुड़े, क्योंकि ये काफ़ी अति संवेदनशील मामला है, ऐसे में कोर्ट ये चाहता था कि इसमें कोई राजनीतिक दखल ना हो, मीडिया का दखल ना हो, ताकि इस मामले को बातचीत के जरिए हल निकाला जा सके। और यही कारण है कि जब सुप्रीम, यूं तो कई बार अयोध्या मसले को बातचीत के जरिए निपटाने की पहल की गई, लेकिन कभी न कभी उसमें राजनीतिकरण के कारण वो सफल नहीं हो सका। चाहे वो शुरुआती दौर में ही 2017 में खुद श्री रविशंकर जो इस पैनल में शामिल हैं, उन्होंने भी इसकी शुरुआत की थी, कोशिश की थी, लेकिन तब वो। और अब कांग्रेस भीड़ जुटाने के लिए ये प्रचार कर रही है कि बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में शामिल होगा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केवल मात्र शोशेबाजी है। बीजेपी का कोई नेता कांग्रेस में शामिल होने नहीं जा रहा है। हम सब मोदी जी के साथ हैं, अमित शाह के साथ हैं, और मैंने ये संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर मैं भाजपा के लिए प्रचार करूंगा और अधिक से अधिक उम्मीदवारों को जिताऊंगा। आज कांग्रेस भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा रही है, इसलिए झूठ का सहारा ले रही है और यह कह रही है कि भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई संभावना नहीं है और हम लोग निश्चित रूप में उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार बनाएंगे। हम सब लोग मोदी जी के साथ हैं। मैंने सोच समझ करके विचार किया था। उस समय जब मैंने भाजपा में मैं शामिल हुआ तो मैंने यही कहा था कि हमारे देश को मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, एक सशक्त नेतृत्व की भारत को जरूरत है और उसके साथ मैं आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये केवल मात्र कांग्रेस की शोशेबाजी है, भीड़ इकट्ठा करने का एक षड्यंत्र है कि अधिक से अधिक लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाएं और उनकी रैली सफल हो जाए, जो नहीं होने जा रही है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें। सर, बाकी अपने कैबिनेट के सहयोगियों की भी गारंटी आप ले रहे हैं कि कोई भी हो जाएगा? मैं सबकी गारंटी ले रहा हूं और जहां तक मेरा संपर्क हुआ है, मैं बातचीत हुई है, मैं तो अभी नेपाल में था, नेपाल में एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ, उसके बाद दिल्ली आया हूं। कल मेरी जेटली जी से भी मुलाकात हुई और हम लोग कैसे देश के अंदर चुनाव प्रचार किया जाएगा, कहां कहां भूमिका निभाई जाएगी, उस पर विचार विमर्श कर रहे थे। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैं ना मैं टिकट मांग रहा हूं, ना मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं। मैं तो चुनाव को जिताने की बात कर रहा हूं। मैं, अमृता जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो भी टिकट के लिए मांग नहीं कर रही हैं। आपके परिवार में से कोई भी नहीं? हमारे परिवार में से कोई भी टिकट की मांग नहीं कर रहा है। मैं वैसे ही जीता हुआ हूं, सेवा कर रहा हूं और इस समय मेरा पूरा संकल्प है कि लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर एक स्टार प्रचारक के रूप में मैं पार्टी का प्रचार करूंगा। सर, एक और बात है, सर, खंडूरी जी के बेटे मयंक खंडूरी बताए जाने की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से कई दिनों से संपर्क में हैं, उनके ज्वाइन करने की बातें भी सामने आ रही है। उनके बारे में मेरी कोई सूचना नहीं। सर, चीफ मिनिस्टर से भी आपकी अनुमति की खबर है, कहा जा रहा है कि आपके विभाग द्वारा जो फाइलें हैं उनको पास नहीं करते, ऐसी खबरें आ रही, उसी कारण आप नाराज हैं? ऐसा कोई नाराजगी का कारण नहीं है, ये सारी बातें निर्मूल हैं। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते हैं, वो निर्णय लेते हैं
फैसले लेते हैं, राजहित में फैसले लेते हैं, अपने विचारों को हम उनके आगे प्रेषित करते हैं और जिम्मेवारी उनकी होती है निर्णय की अंतर्गतवा। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि नाराजगी का कोई कारण नहीं है और न ही मैं भाजपा को छोड़ के जा रहा हूं। मैं भाजपा में रहूंगा, आगे भी रहूंगा और इस समय हम ये चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा कमान संभालें, भाजपा की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर, इधर आजकल में आपकी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात हुई अमित शाह जी से? मेरी अमित शाह जी से मुलाकात नहीं। सर, कांग्रेस की स्थिति कैसी लग रही है? सपा बसपा में चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में, कांग्रेस रैली करने वाले राहुल गांधी वर्तमान में। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, आज वो इकट्ठा होकर के चाहते हैं कि मोदी जी को हराएं, तो संभव नहीं होगा। मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं, जो निर्णय लिया है, उसमें सबको पता है कि सेना तो पहले भी थी, पर आज जो सेना ने करके दिखाया, आज उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। उनको पूरी आजादी मोदी जी ने दी कि आप समय भी चुनेंगे, जगह भी चुनेंगे, टारगेट भी चुनेंगे। और जब सेना ने टारगेट चुना तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं कि आज आतंकवाद को समाप्त करने के अंदर भारत की सेना ने परचम लहराया है। हम सभी उनको सलाम करते हैं। कल बीजेपी, कल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। ये कहा गया कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, राष्ट्रवाद का सहारा लेकर वो हवा दे रहे हैं। न उनके पास रोजगार की गारंटी की योजना थी, न वो रोजगार दिया, न उन्हें कुछ भी नहीं किया। जिससे आपका क्या कहना है? मैं कहूंगा कि क्योंकि हमारा देश एक लंबे अरसे से आतंकवाद का शिकार हुआ है, रोज छुटपुट घटनाएं हमारे सामने आती हैं और देश का नागरिक ये कहने लगा था कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पुलवामा ने सैचुरेट कर दिया सिचुएशन को और निश्चित रूप में माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, सेना को खुली छूट दी और ये पहली बार हुआ कि हमारी वायुसेना ने सबसे पहले इसमें पहल की। टारगेट्स को कंफर्म किया गया, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, सबसे कंफर्म करने के बाद कि हाँ भाई ये आतंकवाद के अड्डे हैं। वो इनको निस्त नाबूद करने के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल्स का उपयोग किया गया, जो बिल्कुल प्रिसाइसली टारगेट पर जाकर के टारगेट को ध्वस्त करती है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर ये बात हो गई कि भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया। कुछ लोग कहते हैं साहब कितने मरे, तो मैं समझता हूं मिसाइल में कोई ऐसा यंत्र तो होता नहीं है कि बताए कितने मरे। जो 1000 किलो की जो मिसाइल होगी वो तो वहां हर चीज को इवेपोरेट कर देगी, वहां कुछ बचेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। हमें अपनी सेना पर विश्वास है और सेना ने जिस प्रिसाइज तरीके से इसको अंजाम दिया। और तो बड़ी खबर, बीजेपी का कोई भी नेता कांग्रेस में शामिल होने नहीं जा रहा। कांग्रेस जो है भीड़ जुटाने के लिए इस तरह की अफवाह फैला रही है। सतपाल महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है, मैं पार्टी को जिताना चाहता हूं, काम कर रहा हूं, मेरे परिवार से कोई टिकट नहीं मांग रहा है, मैं पहले ही जीता हुआ हूं। ये बात उन्होंने